सर आपने 2009 में आई थिंक जो बुक लिखी थी, रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, चैलेंज एंड स्ट्रेटजी, वो बुक यूपीएससी के लिए बाइबल हो गई थी। आईआर जो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, उससे उसमें जो टर्म्स आपने यूज़ की थी उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस शायद आए हैं यूपीएससी में। आपने अभी 2024 में नई बुक लिखी है, स्ट्रेटेजिक कंडनड्रम्स। हाँ जी। 36 साल आपने सर अपनी सेवा दी है इंडियन फॉरेन सर्विस में। तो 2009 और 2024 जब आपने ये दो पुस्तकें लिख रहे थे, आप आज के समय आपको क्या लगता है कि भारत की स्टैंडिंग में कितना चेंज आप देखते हैं आया है? नहीं, काफ़ी फ़र्क आया है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ गई है। दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। और जैसे कि अब हम दुनिया में क्या 5वें नंबर पर हैं अर्थव्यवस्था में, तो दुनिया अभी अब हिंदुस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। जैसे हमारी क्षमता और ताकत बढ़ रही है तो दुनिया भी देख रही है, और वो हमारे लिए कुछ सीधा रास्ता नहीं होगा। बाधाएं आएंगी, अड़चनें होंगी, डाली जाएंगी हमारे रास्ते में, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप बहुत बड़े हो जाएं। जो ऊपर बैठे हुए हैं वो तो चाहते हैं कि हम ही वहाँ रहें, पर हिंदुस्तान की आशा है कि हम भी ऊपर जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा टकराव भी हो सकता है। तो आप सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए क्या देखते हैं आज के समय? ये हमारे सामने एक चुनौती है कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों को कैसे साथ ले जाएं। अब यह आसान काम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने किताब में भी लिखा है, हमारे जौन से पड़ोसी देश हैं, इन देशों में जो मैं समझता हूँ एक डिलेमा सा है। एक तरफ तो हिंदुस्तान से बहुत जुड़े हुए हैं, क्या संस्कृति, रहन सहन, खाना पीना, रिवाज, ये वो बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ मिलते जुलते हैं। तो वो एक इनकी कौन सी है, वो सभ्यता है, हिस्ट्री है, कल्चर है, जिसको वो छोड़ नहीं सकते हैं। पर जब वे नए मुल्क बन गए हैं तो इनकी अब क्या पहचान है? तो सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। उधर से फिर अगला कदम हो जाता है तो थोड़ी दूरी हो जाती है, हिंदुस्तान से दूरी होनी चाहिए। When you base your identity on that single thing. तो थोड़ी जब दूरी हो जाए तो फिर थोड़ा एंटी इंडियन भी हो जाता है, और उससे अगला कदम है कि कोई भी मुश्किलें होती हैं अपने मुल्क में, ये तो हिंदुस्तान कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो कर रहा है, फलाना ढिमकाना। आज देखिए बांग्लादेश में सब कुछ यही कर रहे हैं, नेपाल में भी देखिए। तो ये इसका कोई आसान समाधान नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें मेंटली एक अपने आप सोचना चाहिए कि जौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, वो सॉवरेन हैं, उनको पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए, पर हमारे मन में तो ये होना चाहिए कि देखिए ये छोटे छोटे मुल्क हैं, तो इनको भी इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से हमारे जौन से राज्य हैं वही है ना, छोटे मोटे राज्य। तो इनको हमें मदद करनी चाहिए। कुछ पैसा डालना पड़ेगा, कुछ ज़ाया भी होगा, कोई बात नहीं, हम करते हैं। हमें वहाँ प्रोजेक्ट करने चाहिए ज़्यादा, जैसे हम कर भी रहे हैं। और ये ध्यान में रखें कि जो भी हम करते हैं वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ के सरकार ये समझे कि ये हमारे हित में है, ना कि भारत के हित में है। क्योंकि अगर वो समझते हैं कि हिंदुस्तान ये कर रहा है क्योंकि उनको फ़ायदा होगा, तो फिर मुश्किल हो जाती है। हाँ, हमें फ़ायदा होगा, पर ज़्यादा फ़ायदा उनको होना चाहिए, और उनको ये
एहसास होना चाहिए कि हाँ भाई हमें फ़ायदा हो रहा है। हमारे जो से पड़ोसी मुल्क ये समझ भी रहे हैं कि जब भी कोई संकट होता है तो कौन मदद करने आता है? भारत। कोविड हुआ, किसने मदद की? भारत ने मदद की। बांग्लादेश देखिए अभी, अब उनका एक्सपोर्ट्स ज़्यादातर टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, गारमेंट्स है। आपकी बिजली हिंदुस्तान से आती है, आपकी यान हिंदुस्तान से आती है, आपके डीजल हिंदुस्तान से आता है, आपकी दवाइयाँ हिंदुस्तान से आती हैं। बांग्लादेशियों को अस्पताल वगैरह जाना हो तो आपको पता ही है कि हिंदुस्तान भर में जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं। इसीलिए तो पिछले 15 सालों में जब शेख हसीना सत्ता में थी और उन्होंने ऐसी नीतियों अपनाई जो कि बांग्लादेश के हित में है, इसी वजह से तो बांग्लादेश के जौन से आर्थिक और सामाजिक इंडिकेटर्स हैं इतने बढ़ गए। और आज देखिए थोड़ी वहाँ गड़बड़ हो रही है, उनकी एक्सपोर्ट्स वगैरह ठप हो गई हैं। तो अगर वो भी, उनको भी तो समझना है कि हिंदुस्तान के साथ बुरे रिश्ते उनके हित में भी नहीं हैं। अब मालदीव्स देखिए, पिछले साल, 1 साल पहले हाय तौबा थी, अरे क्या हो रहा है, ये है वो है, इंडिया आउट वगैरह। अब सब बदल गया है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि भाई हमें हिंदुस्तान की ज़रूरत है, हिंदुस्तान हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तो अब अच्छे ठीक हो गए रिश्ते। श्रीलंका में देखिए, वो भी वहाँ चीन का बहुत बोलबाला था, पर जब 2 साल पहले उनको संकट हुआ, आर्थिक संकट, तो किसने मदद की? हिंदुस्तान ने की। तो ये भी थोड़ा उनको समझना है और उनको ये अपने आप में सोचना है कि क्या हमारी प्रगति हिंदुस्तान के साथ मिलकर आगे हम भी बढ़ सकते हैं, या कि हम अलग रह के बढ़ सकते हैं। हमें एक चीज़ बहुत साफ तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों को बतानी होगी, और कि जहाँ तक हिंदुस्तान का सुरक्षा का मामला है, आप कुछ ऐसा कदम ना उठाइए जो कि हमारे हित में ना हो, जो हमें हानि पहुंचाए। अगेन मैं बांग्लादेश से की बात करता हूँ। जब शेख हसीना ने इस बात पर को ध्यान में रखा और आतंकवाद बंद कर दिया, टेररिज्म बंद कर दिया, कोई प्रोजेक्ट ऐसे नहीं करने दिए जिसमें हिंदुस्तान के सुरक्षा हित को हानि पहुंचे, तो हमने भी अपने सारे बहुत तैयार हो गए। हम भी तैयार। ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, इंडिया का भी अच्छा चल रहा है, बांग्लादेश के हित में भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी जो रिजेंटमेंट निकल के आ रहा है, चाहे वो अब रिटेलिएशन किसके खिलाफ हो रहा है, वहाँ के जो हिंदू पॉपुलेशन है उनके खिलाफ हमने देखा अभी जो कुछ हुआ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी इंडिया के खिलाफ अगर गुस्सा निकालना है तो हिंदू पॉपुलेशन एक इजी टारगेट बन जाती है। जब आप इस तरीके से देखते हैं कि वो दबा हुआ जो रिजेंटमेंट वो निकल के आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है कि जब हम इतने अच्छे से चल रहे हैं दोनों कंट्रीज, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? बांग्लादेश का चरित्र का थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि उनकी जौन सी पर्सनैलिटी है वो 2 तरफी है। एक तो इस्लामिक है और दूसरा बंगाली है। ये ना भूलें कि आज मेरी उम्र का कोई बांग्लादेशी पहले तो हिंदुस्तानी था, फिर पाकिस्तानी बन गया, अब बांग्लादेशी बन गया। तो ये तो एक हुआ उनका इस्लामिक कैरेक्टर। पर जब 1971 में वो पाकिस्तान से टूट कर एक नया मुल्क बना, तो उनका था बंगाली। अब फिर थोड़ा सा इस्लामिक वापस आ गए हैं। जो हुआ है, अब मोहम्मद यूनुस मुखौटा सा है, मैं समझता हूँ, पर असली सत्ता तो इस्लामिक वर्ग हैं। और ये ना भूलें कि 1971 में बहुत से लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान से अलग हों। बिल्कुल। सो वो तत्व गायब तो नहीं हो गए ना। ये कॉम्प्लेक्सिटी है बांग्लादेशी की, एक बंगाली की कॉम्प्लेक्सिटी है और एक
मुसलमान होने की कॉम्प्लेक्सिटी है। ये इनको कैसे रेकनसाइल किया जाए, मुश्किल है। आपको लगता है कि ये जो आइडेंटिटी वाला इशू है, ये कहीं ना कहीं हर कंट्री में, जैसे साउथ एशिया हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ, सबके साथ हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये आइडेंटिटी का इशू है? बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अहम बात है। क्योंकि अब श्रीलंका को देखिए, एक तो वो कहते हैं बुद्धिस्ट सिनेला हम हैं, पर तमिल भी तो हैं वहाँ। और प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि तमिल इज अ बिग माइनॉरिटी इन श्रीलंका। नेपाल में देखिए, सत्ता तो पहाड़ियों के हाथ में है, निवारी जौन से काठमांडू वैली के हैं, पर मधेशी भी तो हैं। और जौन से मधेशी हैं उनके रिश्ते हमारे यूपी बिहार के लोगों के साथ बहुत करीब हैं, रोटी बेटी के रिश्ते हैं। सिख और जहाँ से पहाड़ी हैं वहाँ के लोग हमारे सिक्किम, दार्जिलिंग के लोगों से एक जैसी हैं। वहाँ हमारे यहाँ भी तो नेपाली हैं। पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब में क्या फ़र्क है? सिर्फ धर्म का फ़र्क है, अदरवाइज खाना पीना ये वो सब एक ही है। तो ये जो सा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ना, यही तो हमारे साउथ एशिया में बहुत प्रॉब्लमैटिक है। सर, आपने जब 2009 में जो पहली पुस्तक लिखी थी और जो अब आपने लिखी है, क्या आपको लगता है इन 15 सालों में वो विजन जो है कि हमारे देश को ये बनना है, हमको अगर वर्ल्ड पावर बनना है तो उसका पाथ क्या होगा, उसका विजन क्या होगा, उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा, तो क्या आपको वो विजन अब दिखाई देता है कि वो आ गया है हमारे एस्टेब्लिशमेंट में? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उनके पास विजन तो है। तो ये विजन है, उसकी तरफ आप कदम उठा रहे हैं उसको, तो ये थोड़ा बहुत तो आगे बढ़े हैं, पूरी तरह से नहीं, पर एक लक्ष्य तो है ना। अभी भी आप वो कह रहे हैं 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, एक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, हम विश्व गुरु हैं। मतलब एक उद्देश्य है। अब कोई विद्यार्थी है, वो कहता है मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूँ। अगर कोई कहे नहीं यार मैं पीछे ही रहूँगा, तो फिर तो फर्स्ट आएगा ही नहीं। या कोई खिलाड़ी है, वो कहता है मुझे स्वर्ण पदक चाहिए। अगर कहे कि नहीं मैं कांस के पतल से ही खुश हूँ, तो वही मिलेगा उसे। तो अगर हम हिंदुस्तानी समझते हैं कि हमारे देश को महान बनना चाहिए, तो भी कुछ कल्पना होनी चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, जिसकी तरफ आप मिलकर काम करें। सबको करना पड़ेगा। ये केवल सरकार की बात नहीं है, समाज की बात है। और जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है, तो आपने देखा है कि पिछले 10 सालों में कितनी सक्रिय हो गई है। मोदी जी दुनिया भर में गए हैं, उन मुल्कों में उन्होंने यात्रा की है जहाँ कहीं प्रधानमंत्री गए ही नहीं थे। अब सबको पता है हिंदुस्तान में कि हमारे यूएई, दुबई, अबू धाबी सब जहाँ से मुल्क है, यूएई के साथ कितने अच्छे गहरे संबंध हैं। वो बहुत कम लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी के बाद पहले प्रधानमंत्री जो वहाँ गए थे वो मोदी जी थे। 34 साल कोई प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गया। अब वो पिछले 10 सालों में 5-6 बार वहाँ हो आए हैं। हमारे उधर ट्रेड कितने 80-90 बिलियन डॉलर है। आपके मेरे ख्याल 35-40 लाख हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं, काम करते हैं। तो उपलब्धि है कि नहीं? अब सऊदी अरब एक बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है। पहले तो यही था कि हाँ थोड़े हिंदुस्तानी वहाँ जाके काम करते हैं और मुसलमान हज उमरा में जाते हैं, बस। वो सामरिक दृष्टि से हमने सऊदी अरेबिया को कभी नहीं देखा। हाँ, ये भी मैंने आपके बुक से ही मुझे पता चला कि इंडिया का जो भी एम्बेसडर या इस टाइप से जो जाते हैं वो सारे मुसलमान रहते हैं। ये अभी भी यही है। अच्छा। अब वो ठीक है, क्योंकि जब
गैर मुसलमान तो मक्का मदीना जा नहीं सकता, उसको अनुमति नहीं है, तो इसलिए उनको भेजा गया। ठीक है, पर ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो कि प्रोफेशनल डिप्लोमेट भी हों। एक ऐसा, और इस तरह कई मुल्क हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। जापान कितना बढ़ गया है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ रिश्ते कितने बढ़ गए हैं। सो ये जो आप बात शुरू की थी हमने कि एक हमें स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वो मैं समझता हूँ मोदी जी का है। अब अमेरिका के साथ भी रिश्ते देख लीजिए। सबको पता है कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो अमेरिका ने उन्हें 10 साल वीज़ा नहीं दिया था, सबको पता है। बहुतों ने सोचा कि ये प्रधानमंत्री जब बने हैं तो भी अमेरिका के साथ तो अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, कोई इनमें खटास होगी। पर मोदी जी ने क्या किया? अरे वो छोड़ो बात, मैं समझता हूँ उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो फट अमेरिका गए, ओबामा को बुलाया चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पर, और पिछले 10 सालों में आपने देखा है कि कैसे रिश्ते आगे बढ़ गए हैं। तो ये होता है प्रैग्मेटिज्म, ये होता है दृष्टि। अब जो विजन आप कह रहे हैं कि वो तो थोड़ा आ गया है, लेकिन जो स्टेप्स, जो एग्जीक्यूशन की बात आती है, हम देखते हैं कि कम से कम न्यूज़ में सुनते हैं कि जब भी कोई जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं या वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं किसी भी कंट्री के, तो बहुत सारी चीज़ें साइन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑन पेपर चलती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो चबार पोर्ट का ईरान के साथ, अब वो ऐसा चीज़ है, वो साइन पता नहीं कितनी बार हो चुकी है या पता नहीं कितनी बार हम बात कर चुके हैं, पर वो मटेरियलाइज कितना होता है। ईरान के साथ खटास आ गई थी जब हमने 2005-06 में वो उनका जौन सा परमाणु प्रोग्राम था वो IAEA से UN सिक्योरिटी काउंसिल भेज दिया था और हमने वहाँ वोट दी थी। उससे मुश्किलें आ गई और ये चाबहार का जौन सा पोर्ट का विकास था, इसका बनाना था, वो थोड़ा सा ढील आ गई। थोड़ा शक ईरान के दिमाग में भी आया कि पता नहीं है रिलायबल पार्टनर हैं या नहीं। हमारे यहाँ भी मुश्किलें होगी क्योंकि वो सैंक्शंस आ गए थे अमेरिका के, तो कैसे उसको इन्वेस्ट करें। क्योंकि ये ना भूलिए कि कुछ पाबंदियाँ आ जाती हैं। ये हकीकत है कि अब कोई कंपनी है, कोई बैंक है जिसके अमेरिका के साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं, तो वो उनको जेपरडाइज नहीं करना चाहते कि उधर ईरान से काम करें। तो ये भी मुश्किल है कि सरकार अगर कहती भी है कि भी ना करें, तो कंपनियां कहती हैं नहीं भाई हम तो नहीं करेंगे। तो ये जो सी है ना, थोड़ी कठिनाइयाँ उनको देखना पड़ता है कि कैसे हम करें। हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट तो कर नहीं सकते क्योंकि इंटर रिलेटेड है। ये रियलिस्टिक कंस्ट्रेंट्स हैं। हाँ, ये रियलिस्टिक कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे चीन से बड़ी इंपोर्ट आ रही है, बट कंपनियां कहती हैं कि वो सस्ता माल आ रहा है, मैं क्या करूं। अब ये तो जनता, भारत की जनता, अगर भारत की जनता कहती है भाई हम चीन के माल नहीं खरीदेंगे, तो नहीं आएगा। पर अगर सब कहते हैं कि नहीं भाई सस्ता माल है हम वही ले लेंगे, तो क्या करेंगे फिर। और कई सेक्टर्स में तो चाइना डोमिनेट करता है, आपको कोई विकल्प भी नहीं है। अब आपके फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इतने हैं, पर आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहाँ से हैं? वो चीन से आते हैं। हिंदुस्तान में पहले बनते थे पर वहाँ सस्ते हैं, और उन्होंने सस्ता माल बेच के हमारी जौन सी इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया है। तो ये तो लॉन्ग टर्म विजन वाली और एग्जीक्यूशन वाली फिर से बात आ जाती है कि हमको 25 साल का आगे देख के चलना पड़ेगा कि इस सेक्टर्स को हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी सारी सप्लाई लाइंस क्या हैं, वो सारा यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये कर सकते हो कि धीरे धीरे उसको कट ऑफ करें।
सर मैं कुछ कंट्रीज़ पे थोड़ा फोकस करना चाहूँगा, जैसे पाकिस्तान, जो हमारा बहुत फोकस रहता था पहले। अभी 15 साल में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चेंजेस आए हैं, उसमें सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि अब सरकार उससे उतना ऑब्सेस्ड नहीं है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता था वो सोचता था कि मैं सोल्व करूँगा इस प्रॉब्लम को। बट मोदी जी ने भी ट्राई किया शुरुआत में, बट उसके बाद उन्होंने गिव अप कर दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है ये सब इनसे डील करने का। तो अभी जो सबसे बड़ा चेंज जो मैंने मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसको बताएं, क्योंकि आपने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि इंडस वाटर ट्रीटी का जिस तरीके से उस पर काम हो रहा है भारत में, वो एक बहुत बड़ा लेवरेज हमको मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि इस पे बात नहीं होती, इसलिए मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएं कि वो क्या लेवरेज है। 1960 में हमने वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से पाकिस्तान के साथ ये ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत इंडस वाटर्स की जहाँ से 6 नदियाँ हैं, 3 नदियों का पानी इंडस, चिनाब, झेलम, ये पाकिस्तान को दिया गया, और रावी, ब्यास और सतलुज का पानी हिंदुस्तान के हिस्से में आया। जो नदियाँ पाकिस्तान को दी गई हैं उनमें ये करीब 80% पानी उन नदियों में है। उन नदियों पर हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमने अभी तक पूरा इस्तेमाल नहीं किया है, और जहाँ भी हम कोशिश करते हैं पाकिस्तान कोई अड़चन लगा देता है, कोई ऑब्जेक्शन एतराज़ कर देता है। तो एक मैकेनिज़्म है बातचीत करने का, मिलजुल के बातचीत करें, और ये बातचीत चल रही है। सुलह नहीं होती तो फिर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, नहीं तो फिर कोई आर्बिट्रेशन हो जाती है। तो पाकिस्तान कोई भी हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, किशन गंगा, रातले, बागलीहार, कोई ना कोई एतराज़ जता देते हैं। अब 1-2 प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट और आर्बिट्रेशन दोनों चलेगा। हमने कहा ये नहीं चलेगा, तो हम आर्बिट्रेशन में नहीं प्रोसीड कर रहे हैं, और पिछले साल हमने पाकिस्तान को कहा है कि हम इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। जहाँ तक ईस्टर्न रिवर्स है, सतलुज, ब्यास, रावी, वो तो हमें पूरा हक है इस्तेमाल करने का, पर वो हम कर नहीं रहे हैं। हमने डैम वगैरह बनाए नहीं। अब थोड़ा शुरू हुआ है। तो ये सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है, जो मतलब ठीक है लीगली जो हमारे पास होना चाहिए। तो ये जो बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर दो, ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। कम से कम अपना जो हमारे हक है वो तो इस्तेमाल करें। तो पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने इस पर कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ब्यास, रावी, सतलुज पर हमारे अंदरूनी झगड़े भी हैं। पंजाब हरियाणा को नहीं पानी देता, राजस्थान को नहीं देता, क्योंकि आपसी झगड़े हैं। वो थीन डैम और वो सतलुज यमुना कनाल लिंकेज की बात है, वो नहीं है। अगर पानी हम अच्छी तरह इस्तेमाल करें, अगर हम एक लक्ष्य रखें कि भाई हमें हक है रावी का पानी पूरा हमारे पास होना चाहिए, तो लाहौर में तो पानी नहीं होना चाहिए ना रावी का, तो वहाँ तो नदी बहती है। हाँ, अब पूरा नहीं रोक सकते, पर मैं कह रहा हूँ अगर अब 5, 10, 15% भी रोक दें तो वहाँ तो आग लग जाएगी, क्योंकि वो तो इतना ज़ाया करते हैं पानी। वैसे भी वहाँ का जौन सा पंजाब सारा खा जाता है पानी या पी जाता है, और सिंध में कहते हैं, मैंने देखा नहीं, कि इंडस नदी जौन सी है वो सूखी है। तो मतलब जो हम कर सकते हैं हमने किया नहीं है। शुरुआत हुई है और इसको आगे बढ़ाना होगा, पर हमारे आपसी झगड़े भी तो हैं ना। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में पानी जा रहा है वो मंजूर है, हाँ। लेकिन हरियाणा को मिल जाए, राजस्थान को मिल जाए, वो मंजूर नहीं है। अब क्या, कौन समझाए इनको। तो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे कुछ चेंज आएगा? टाइम लगेगा, 10-15 साल। हाँ, डैम बनेंगे, फिर वो सीपेज होती है, पूरा तो आप रोक नहीं सकते हैं। जो आप कह रहे हैं 10-15% मान लो वहाँ पे कम हो गया, तो उसका जियोपॉलिटिकल क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? क्योंकि पंजाब तो उनका सबसे प्रॉस्पेरस और वो हर चीज़ में डोमिनेट करता है, मिलिट्री भी, आपका पॉलिटिक्स भी।
और वहाँ के अगर फार्मर्स को पानी नहीं मिलेगा तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो दूसरा कंट्री जो ऑब्वियसली मैं बात करना चाहूँगा चाइना, उसमें भी पर्टिकुलरली तिब्बत पे थोड़ा फोकस मैं करना चाहूँगा, क्योंकि जो यूएस का इंटरेस्ट है, जो हमने देखा नैन्सी पेलोसी और जो पूरा डेलीगेशन यूएस का भी आया था, दलाई लामा से मिले, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाइना और यूएस दोनों का फोकस ये है कि दलाई लामा जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा वो हम इन्फ्लुएंस करके अपना साइड का व्यक्ति या अपने इंटरेस्ट का व्यक्ति हम इंस्टॉल कर पाएं। तो इस पे इतना फोकस क्यों है दोनों, चाइना का भी और यूएस का भी? दलाई लामा एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर हैं तिब्बतन बुद्धिज्म में। वो तो उनके प्रभु हैं और वो अपने नियम अनुसार वो चुने जाते हैं। अब दलाई लामा कहते हैं कि वो री इनकार्नेट जब होंगे तो वो इसलिए होते हैं कि जो काम अधूरा रह गया हो पुराने दलाई लामा का वो पूरा करने का। अब दलाई लामा काम कहाँ कर रहे हैं? हिंदुस्तान में कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो कहते हैं कि हो सकता है कि नए दलाई लामा का जन्म हिंदुस्तान में हो, तवांग, धर्मशाला, अमेरिका, कहीं भी हो सकता है। चीन कहता है नहीं 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 नहीं, ये तो हम तय करेंगे कि कौन दलाई लामा हो। और आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले उन्हें एक पंचन लामा नियुक्त किया था, वो गायब हो गया। ये झगड़ा बढ़ेगा पोस्ट दलाई लामा पीरियड में। क्यों इम्पोर्टेंट है ये मामला? 20वीं शताब्दी में और उससे पहले भी कई वक्त थे जब तिब्बत और चीन अलग अलग देश थे। हमने तिब्बत के साथ ये जौन सा मैकमोहन लाइन का समझौता हुआ, शिमला एग्रीमेंट 1914 में हुआ था, और चीन नहीं मानता कि तिब्बत इंडिपेंडेंट है और रहा है कभी इंडिपेंडेंट। क्योंकि अगर वो ये मानते हैं कि तिब्बत इंडिपेंडेंट रहा है तो फिर तो उनकी इन्वेजन हुई थी, वो लेजिटिमेसी नहीं रहती है। और हालांकि हमने थोड़ी गलती की, नेहरू जी ने, कि तिब्बत को, हमारे जौन सी प्रेजेंस थी तिब्बत में वो हमने हटा ली, पर और हमने कहा कि हाँ तिब्बत इज एन ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना। पर कुछ 10-15 सालों से हमने कहना ये बंद कर दिया है और ठीक किया है। क्योंकि हम कैसे माने कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है जब चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का हिस्सा है। साउथ तिब्बत कहते हैं। तो हम कैसे माने कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, क्योंकि वो कहते हैं ये तिब्बत का हिस्सा है। तो ये हमारे लिए सुषमा स्वराज जी ने एक बार कहा था जब वो विदेश मंत्री थी कि आप कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, पर एक वन इंडिया पॉलिसी भी तो करिए। और पिछले कुछ सालों में हमने अपनी तिब्बत पॉलिसी थोड़ी और सक्रिय कर दी है। उनके जौन से गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रधानमंत्री हैं, उनको मेरे ख्याल 2014 में मोदी जी के स्वेरिंग इन में बुलाया था। मेरे ख्याल एक मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई भी थी दलाई लामा के साथ। और यहाँ उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल तो चल रही है। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वो भी इसको एक देख रहे हैं, एक पॉइंट जिस पर चीन के ऊपर दबाव लगा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उनके रिश्ते भी तो थोड़े तनावपूर्ण हों। हमारा कौन सा बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ है, चीन के साथ तो कभी नहीं रहा है। बिल्कुल। और तिब्बत के रिश्ते हिंदुस्तान के साथ बड़े अच्छे रहे हैं। अब कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, और क्या हमारे जौन से वहाँ लोग जाते थे पिलग्रिमेज में, तीर्थ पर, क्या वो समझते थे कि विदेश जा रहे हैं? नहीं। एक बार 1962 में कई संसद सदस्यों ने नेहरू जी से कहा था कि हमारी जो सी सीमा है वो तो
कैलाश मानसरोवर तक होनी चाहिए। तो उस पर नेहरू जी बड़े गुस्से में कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये कोई जमींदारी थोड़ी है कि हम उसको ले लें। अब वो उनकी सोच थी। पर चीन तो कहता है कि तवांग हमारा है क्योंकि वहाँ एक दलाई लामा का जन्म हुआ था। तो हमें भी थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि एक गलती जो नेहरू जी ने की वो थी कि ये सोचा कि हमारे हिंदुस्तान के जौन से बॉर्डर हैं वो पोस्ट पार्टीशन इंडिया के ही हैं। हालांकि हमारे जौन से नेचुरल बॉर्डर्स और स्ट्रेटेजिक बॉर्डर्स वो दूर तक जाते हैं जो ब्रिटिश ने फैलाए थे। तो ये हमने ध्यान में नहीं रखा, इसीलिए बहुत सी समस्याएं आ गई हैं हमारे। क्योंकि जैसे हमने पहले अभी बात की, हमारे सारे जौन से छोटे मोटे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी कोई अपनी इतनी आइडेंटिटी हिस्टोरिकली नहीं रही है। मुझे लगता है कि जो आपने यूज किया है जिस कॉन्टेक्स्ट में अखंड भारत का, नॉट इन द पॉलिटिकल सोवरेनिटी सेंस बट कल्चरल जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आई थिंक दैट इज द वे टू गो। दैट इज द थिंग। हमें ये समझना तो चाहिए कि हालांकि पॉलिटिकली नहीं है अखंड भारत और ना ही होगा, ना ही शायद होना चाहिए, पर कल्चरली तो है ना, सिविलाइजेशनली तो एक सिविलाइजेशन है। नाउ द चैलेंज इज, जैसा आपने कहा बांग्लादेश की बात की, तो वहाँ पे बंगाली आइडेंटिटी और वो जो कल्चरल वैल्यूज है उनको कैसे एम्फेसाइज किया जाए और जो इस्लामिक आइडेंटिटी है वो कैसे डाउन प्ले की जाए। उसी तरीके से पाकिस्तान में पाकिस्तान पंजाब खासकर वो लिंकेज जो है सिंध का है, ये जो पूरे जो रीजन है अफगानिस्तान है, इसमें कहीं ना कहीं सारी जगह हमको हमारे जो कल्चरल आइडेंटिटी है जो फेवरेबल टू इंडिया है उनको मुझे लगता है कि फेव फॉरवर्ड तो वही एक ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक और जो कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना चाहिए, यूएस। मुझे लगता है कि आप और जो अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर जी, जो आपके बुक रिलीज में भी आए थे, तो वो भी कह रहे थे कि आपने जो लिखा है बुक में वो उनसे एग्री नहीं करते हैं। तो वो क्या पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्री नहीं कर पा रहे हैं या आप दोनों डिसएग्री करते हैं? वो मंत्री हैं, वो उनकी जानकारी ज़्यादा है। मैं तो सरकार से बाहर हूँ, पर मैं बहुत चीज़ें कह सकता हूँ जो मंत्री नहीं कह सकते, ये भी है। मेरा कहना है कि पहली बात तो थी कि हमारी जो से न्यूक्लियर डील हुई थी वो एक थोड़ा गलत आधार पर थी, अजम्पशंस ठीक नहीं थे। छोड़िए उसको, बात छोड़ दीजिए। पर अब जो से हमारे रिश्ते हैं बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम है। इस पर मेरा और जयशंकर में कोई अंतर नहीं है। मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते जो से हैं उस पर कोई सीमाएं हैं। और क्यों हैं? क्योंकि वो एक महान मुल्क है, दुनिया में नंबर 1 मुल्क है और रहना चाहता है। और उसके भी जो भी उनके साथी हैं, पार्टनर्स हैं, एलाइज हैं, उनको वो कभी इक्वल नहीं ट्रीट करता है। और वो चाहता है कि हिंदुस्तान भी वैसे ही हो, पर हिंदुस्तान नहीं मानता है। अब उक्रेन के जौन से लड़ाई पर देख लीजिए, हमने अमेरिका का साथ नहीं दिया है, रूस की आलोचना नहीं की है जैसे कि अमेरिका चाहता था, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे रूस के साथ रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं और हम इन बातों पर अपना निर्णय खुद लेंगे। ये तो हमारी पुरानी है, नॉन अलाइनमेंट गुड निरपेक्षता थी। अब आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहिए, जो भी कहिए, तो ये लिमिट्स हैं। देयर आर लिमिट्स ऑन आवर कोऑपरेशन। बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़रूरी रिश्ते हैं, पर लिमिट्स हैं जो हमें रिकग्नाइज करनी चाहिए। ये मैंने कहा है, जिस पर चर्चा हो सकती है कि अमेरिका की टूल किट में कई लीवर रहेंगे कि हिंदुस्तान को थोड़ा दबाए रखे, क्योंकि वो गलती नहीं करना चाहता जो उन्होंने चीन के साथ की थी। चीन को सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, ता उभर के अब वो एक प्रतिद्वंदी बन गया है, चैलेंज हो गया है।
अब हिंदुस्तान अगर 5th लार्जेस्ट इकॉनमी आज है और 2-4 साल में 3rd हो जाता है और 10-15-20 साल में 2nd हो जाता है, तो फिर अमेरिका के लिए एक चुनौती बन जाते हैं, जैसे चीन बन गया है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान इतना उभर के आए, तो इसलिए कोई ना कोई अपना टूल किट में रखते हैं। वो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान तो एक है ही टूल किट में, अब बांग्लादेश भी देखिए क्या हुआ है। शेख हसीना ने बोला, उन्होंने तो साफ बोला, और सबको पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में रहते थे। एग्जैक्टली। अब वो पन्नू है, प्रॉपर रिजीम चेंज, वो हिंडनबर्ग है, ये मतलब सब ये फुलझड़ियाँ हैं ना। और जो लैंग्वेज वॉर्स हो रही हैं सर साउथ में, हाँ, उसका बहुत बड़ा जो नैरेटिव आ रहा है वो यूएस की यूनिवर्सिटी से आ रहा है। वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, आपने इनके कई जौन से थे एनजीओज और ये, उनको ऊपर पाबंदियां लगाई, वो FCRA लगाया, क्योंकि पैसा बहुत आता है ना। अब आपके विपक्ष के नेता जाके हिंदुस्तान की आलोचना करते हैं अमेरिका में जाके, क्या हो रहा है ये? और जिस तरीके से डिप्लोमेट्स जो यूएस के हैं एट द हाईएस्ट लेवल इंडिया में, वो मिल रहे हैं अपोजिशन लीडर्स से चुन चुन के। आप मिलिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेट को सबको मिलना चाहिए, पर उनको इन्फ्लुएंस करना ये उनका काम नहीं है। आप उनसे पूछिए कि आपकी नीतियाँ क्या हैं, पर ये कहना कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये गलत काम है। बट इतना ओपनली सब कुछ यूएस कर पा रहा है और हमारी तरफ से एक चों भी नहीं निकल रही है। अब क्या कर पा रहा है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि इसमें तो प्रूफ तो मुश्किल होता है, पर सामने दिख रहा है हाँ, वो तो फिर जब मोदी जी की बातचीत हुई प्रेसिडेंट बाइडेन से, तो उन्होंने बांग्लादेश का मामला उठाया था, और हमने बड़े साफ तरीके से कहा है कि हमने जोर से उठाया था। स्टेट डिपार्टमेंट के या व्हाइट हाउस ने कुछ नहीं कहा इसके बारे में। अच्छा, उनके प्रेस रिलीज में नहीं था ये? कुछ नहीं था। देखिए, हिंदुस्तान और अमेरिका में पावर एसिमेट्री तो है ना। बट डू यू थिंक कि ये जब जैसे 2019-20 तक ना, ट्रम्प जब तक ऑफिस में थे, एटलीस्ट इतना ये सब नहीं होता था। डू यू थिंक कि ये जो अभी जो हो रहा है पिछले 3-4 साल से यूएस की तरफ से, चाहे पन्नू का केस ले लें, चाहे और सारी चीज़ें हैं, ये एकदम से उभर के आई हैं, आपको लगता है कि ये क्योंकि मोदी जी ने भी ये यूएस में गए, ट्रम्प अब की बार ट्रम्प सरकार, और वो एक इम्प्रेशन गया, क्या ये डेमोक्रेटिक चीज़ है, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वो एक रिटेलिएशन आ रहा है, या आपको लगता है कि ये एक डीप स्टेट जो बोली जाती है कि इट इज़ मोर लाइक यूएस के जो स्टेट जो कर रही है वो है, इट्स नॉट नथिंग टू डू विद द डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स? हमारा अनुभव तो ये है कि हिंदुस्तान के लिए रिपब्लिकन्स बेटर रहे हैं इन जनरल। उनका कोई ऐसा आइडियोलॉजिकल एजेंडा नहीं है, और ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, उसके साथ आप डील्स कर सकते हैं। हमने 4 साल के साथ किया भी है। और वो डेमोक्रेटिक पार्टी अब किस तरह थोड़ी बदल गई है, उनके अपने एजेंडा हैं, लिबरल, वोक, ये वो एजेंडा, तरह तरह के लोग उनके आते हैं। डीप स्टेट तो है ही, उसको सबको पता है कि अमेरिका की डीप स्टेट सब चलाती है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, ध्यान रखना पड़ेगा हमें। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प आते हैं तो वो जो डील्स हैं जो आप कह रहे हैं वो कट करना शायद आसान होगा, कि ये सब जो चल रहा है, हाँ, ये सब बंद किया जाए एंड वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि मतलब ये डील कर लो, वो डील कर लो, बट ये सब बंद करो। ये मुझे लगता है कि ट्रम्प के साथ ज़्यादा चांसेस हैं रादर देन विद डेमोक्रेट्स इन पावर। क्या हमारी भी डीप स्टेट है सर इंडिया में? यूएस में तो मतलब इट्स ऑब्वियस, अमेरिका तो कहते हैं कि आपकी डीप स्टेट है। कि आपने वो इतनी साजिश की, वो ट्रूडो भी यही कहता है, पता नहीं। नहीं, मतलब डीप स्टेट नॉट इन द सेंस कि RNDW, दैट इज इंटेलिजेंस एजेंसी, बट आई एम सेइंग कि जैसे यूएस में हम बात करते हैं कि डीप स्टेट है। क्या आप 36 ईयर्स आप थे, सरकार में भी थे और बाहर भी आपने बहुत जगह काम किया है, क्या इंडिया की भी कोई डीप स्टेट है जो एक कंसेंसस है कि भाई हमारे ये इंटरेस्ट है, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट एट एनी कॉस्ट एंड एवरीबडी एग्रीज एंड देयर आर लेवर्स टू पुल,
कि आप अपोजिशन की सरकार आए चाहे इसकी सरकार आए, ये कंसेंसस रहना चाहिए? नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, हमारा बड़ा ओपन सिस्टम है और इन्फ्लुएंसेस तो होते ही हैं सरकार के ऊपर, पर सबको पता है कि क्या इन्फ्लुएंसेस हैं। कोई लॉबीज़ होती हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट्स की लॉबीज़ होती हैं, कोई बिजनेस लॉबीज़ होती हैं, तो वो तो सब होता ही है। पर बट यू कांट कॉल इट डीप स्टेट इन द यूएस सेंस। हाँ, नहीं, वो उस टाइप का नहीं है, उस इंडिया टाइप का नहीं है, उस टाइप का नहीं है। उधर आर्म्स लॉबीज और ये फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी, ये बहुत बड़ी, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। आपको लगता है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया का कुछ रोल अभी एकदम से, इट्स वेरी मतलब क्या बोलें उसको, कि बहुत अजीब सा है कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू रशिया, टू यूक्रेन, उनसे मिल रहे हैं, अभी एनएसए भी रशिया में है, वो तो ब्रिक्स के लिए गए थे ना, हाँ, ब्रिक्स मीटिंग। तो ये सब आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया का कोई रोल पीछे से कुछ चल रहा है? अभी क्या एनालिसिस है आपका? ये उनका सुलह तभी होगी जब रशिया चाहेगा और अमेरिका चाहेगी। उसके बाद बाकी थोड़ा फैसिलिटेट कर सकते हैं कि अच्छा वो ज़ेलेंस्की से मिले, ज़ेलेंस्की ने क्या बोला, पुतिन से मिले, ज़ेलेंस्की बोला, ये तो ऐसे थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। बट आई डोंट डू यू थिंक मतलब ये तो यूएस अलाउ करेगा इंडिया को वो रोल प्ले करने के लिए? जब यूएसए चाहेगा तब होगा ये। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।